आज की हमारी कहानी बाहरी दुनिया से आए एक ऐसे विलन की है जो धरती पर कब्जा कर इंसानों को खत्म करना चाहता है, लेकिन यहाँ आकर हो जाता है उसे प्यार। मेरी जान। तो आखिर कौन है उसका प्यार और क्या वो सच में धरती पर कब्जा कर भी पाएगा? बिना वीडियो देखे मैं भी नहीं बता पाऊंगा यार, लेकिन वीडियो को शुरू किया तो तुम भूल जाओगे करना लाइक और सब्सक्राइब। ऐसा मत करो मेरी जान। और जान, इंस्टा वाले प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको होम पे जरूर मिल जाएगी। तो आज हमारी दुनिया में बाहरी दुनिया से कोई ताकत हमारी धरती पर आई है। ये है एविल लीग का हाई रैंक ऑफिसर वारू मानू, जिसका काम धरती से इंसानियत को पूरी तरह खत्म करके धरती को उनका होम टाउन बनाना है। लेकिन आज उसकी छुट्टी है और वो यहाँ जू में पांडास को देखकर एंजॉय करने आया है। वो आज अपने डे ऑफ को अच्छा खाना खाकर और अपनी आंखें सेक कर एंजॉय करने वाला है, यानी पांडा को खाता देखकर। वो पांडा की कंटिन्यूअसली मल्टीपल पिक्चर्स लिए जा रहा था। पांडा के पैर का पंजा हिलना भी उसके लिए एक स्पेशल मोमेंट था। और आखिर उसने फैसला ले ही लिया कि जब वो धरती से पूरी तरह ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा तब वो पांडास की तादाद को और बढ़ने देगा। लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी उसका उसके काम से दूर भागना है, और उसने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया है। जैसे अगर उसकी किस्मत खराब रही और वो टाउन में अपने ही कोवर्कर से टकरा जाता है तो वो वहाँ से एक शूटिंग स्टार की तरह गायब हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो उसे देख लेता है तब वो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे उसे उसकी बात कुछ समझ ही नहीं आ रही, जिससे उसको यकीन हो जाएगा कि जिसको उसने देखा वो नहीं था जिसको उसने देखा था। लेकिन उसे रेंजर्स का भी ख्याल रखना होगा जो उसके हर काम में टांग अड़ाते हैं। वारू खुद उनसे लड़ चुका है तो वो जानता है कि वो कितने ताकतवर हैं। इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आज उसकी मुलाकात उन पांचों में से किसी से भी हो जाए। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आता है। वो लड़का जानता था कि वारू एविल लीग से है, क्योंकि उसकी बॉडी से निकल रही डार्क कॉस्मिक एनर्जी वो महसूस कर पा रहा था। वो रेड रेंजर था जो यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा था। वो वारू को उसके असली रूप में आने को कहता है और तुरंत उसको उसके साथ लड़ने को कहता है। वारू बहुत ही गुस्से में आ गया था। वो अपना हाथ रेड रेंजर की तरफ कर देता है और उसे रुकने को कहता है। रेड रेंजर कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है कि आसपास कितने क्यूट पांडास हैं, उनकी लड़ाई की वजह से वो डर जाएंगे। रेड रेंजर को भी पांडास पसंद हैं। वैसे वारू रेड रेंजर के हाथों में एक्वेरियम का टिकट देख ये समझ गया था कि उसकी पोस्टिंग जू में नहीं एक्वेरियम में है, यानी या तो वो खो गया है या तो उसे एक्वेरियम का रास्ता नहीं पता। तो वारू उसे रास्ता बता देता है। वो बताता है कि उसे यूनोनो स्टेशन से उसके अगले 9th स्टेशन पर उतरना होगा, जहाँ उसे एक्वेरियम मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि रेड रेंजर को यूनोनो स्टेशन का रास्ता भी नहीं पता। तो वारू खुद उसे स्टेशन तक लेकर जाता है और आगे का पूरा रास्ता उसे समझाता है। ये देख रेड रेंजर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वारू को भी खुशी होती है और अब उसे पांडास को देखने के लिए और इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब रेड रेंजर को कोई ये तो बताओ उसे ट्रेन कौन सी पकड़नी है। खैर, इसके बाद वारू कन्वीनियंस स्टोर आ जाता है जहाँ की वर्कर उसका स्वागत करती है। लेकिन वो उसको इग्नोर कर उसका ध्यान खींचती है मैजिकल गर्ल्स एंजल एनिमे के एक्शन फिगर्स। अब ब्लैक कॉफी वहाँ से उठाने के बाद वो कन्वीनियंस स्टोर में कोई चीज ढूंढ रहा था। वो ध्यान देता है कि इंसान अपने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स के भी वैरायटी और फ्लेवर्स को मौसम की तरह चेंज करते रहते हैं, लेकिन जिसको वो खोज रहा है, जिसका वो दीवाना है। वारू ये देख हैरान रह जाता है कि उसकी फेवरेट रेड स्वीट पोटैटो सॉफ्ट आइसक्रीम जो कल तक यहाँ थी वो आज यहाँ नहीं है। उसकी जगह यहाँ स्ट्रॉबेरी मोची बार रखी हुई है। ये देख उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो मोची बार को लाल फल समझ रहा था। सेकंड पर सेकंड उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसी वर्कर की नजर उस पर जाती है। वो अभी भी रेड स्वीट पोटैटो सॉफ्ट आइसक्रीम को ही ढूंढ रहा था, जो ना मिलने पर वो निराश हो गया था। वो वर्कर समझ गई थी कि उसके कस्टमर को वो चीज नहीं मिल रही है जो वो ढूंढ रहा है, क्योंकि आज ही उसने दुकान का स्टॉक चेंज कर दिया है। वो प्रे करने लगती है कि वारू आज कुछ और ट्राई करे। वो रिकमेंड करती है स्ट्रॉबेरी मोची बार को। हम देखते हैं कि वारू ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो आज स्ट्रॉबेरी मोची बार ही खाएगा। लेकिन अगर उसे उसका स्वाद बेकार लगा तो वो इंसानों को जहन्नुम की सैर करा देगा। वो काउंटर पे ब्लैक कॉफी और मोची बार की बिलिंग करवा लेता है। ये देख वो लड़की मोची बार की तारीफ करने लगती है, लेकिन वारू को उसकी बकवास कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो वो लड़की माफी मांगते हुए कहती है कि उसको भी आइसक्रीम पसंद है, लेकिन खरीदने में वो उसकी मदद नहीं कर सकती। पर उसे हर वो आइसक्रीम ट्राई करनी चाहिए जो वो रिकमेंड करती है, क्योंकि गर्म कमरे में विंटर आइसक्रीम को कोई टक्कर नहीं दे सकता।
इसी तरह उसके ज्यादा बोलने से वहाँ ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है, जिसके लिए वो फिर उससे माफी मांगती है। पर वारू ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगली बार वो उसकी रिकमेंड आइसक्रीम को भी ट्राई करेगा। इसके बाद वारू एसी से अपने रूम को गर्म कर लेता है। आज से पहले वारू हमेशा आइसक्रीम ठंडे कमरे में ही खाया करता था, इस डर से कि कहीं आइसक्रीम पिघल ना जाए। अब रूम के गर्म हो जाने के बाद वो उस आइसक्रीम को ट्राई करता है, जो कि उसे पसंद आती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि जब वो ह्यूमैनिटी को इस प्लेनेट से खत्म कर देगा, तब वो आखिर में स्टोर को खत्म करेगा। अब उसी कन्वीनियंस स्टोर पर हम रेड रेंजर को देखते हैं, जो यहाँ 3 रेंजर्स कोलैबोरेशन मीट बंस और पिज्जा बंस लेने आया है। वो लड़की समझ जाती है कि ये रेड रेंजर है। तभी रेड अपने मोबाइल में मैप खोलकर किसी जगह का रास्ता उस लड़की से पूछता है। वो लड़की देखती है कि ये एड्रेस तो पड़ोस का ही है, जिसके बाद वहाँ फिर से ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब इसके बाद सीधा सीन जाता है वारू की अगली छुट्टी वाले दिन पर, जहाँ वारू आधी अधूरी नींद के साथ फ्रेश होकर अपनी दिन की शुरुआत करता है। जिसके बाद आज वो अपने गंदे कपड़े भी धोएगा, लेकिन उससे पहले वो अंडे और दूध से सुबह का नाश्ता बना लेता है। वारू अपने आप पर प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि वो इतना इविल मास्टरमाइंड बंदा है कि वो अच्छे से जानता है लोगों को उससे सीखना चाहिए कि छुट्टी वाले दिन को कैसे बिताया जाता है। वैसे उन कुछ वक्तों में जो धरती पर उसने बिताए हैं, उसने ऑब्जर्व किया कि इस प्लेनेट पर ऐसे भी क्रिएचर्स हैं जो उनके प्लेनेट पर नहीं पाए जाते। जैसे कि एक बिल्ली। कोवर्कर बताता है कि इस ब्रीड का नाम नॉर्वेगिनोर ईस्ट कैट है, जो उसके शरीर की तरह बहुत ही बड़ा नाम है। फिर आते हैं डॉग्स, जो वारू को उसके असली रूप में देख घबरा रहा था। वारू को लगता है कि उसे ठंड लग रही है, तो वो अपने कोवर्कर से कहकर ब्लैंकेट मंगवा लेता है। लेकिन वारू का मेन टारगेट था ये, क्योंकि अब तक ये जान नहीं पाए कि आखिर ये चीज क्या है। तो वो यही पता करने अपनी छुट्टी वाले दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जू आया हुआ था। बाय द वे, ये दिन भी वर्क डे में जोड़ा जाएगा। वैसे वारू की वजह से जू में आए लोग घबराने लगते हैं। वारू ने यहाँ जू में ऐसे कई तरह के क्रिएचर देखे जो उसके प्लेनेट पर नहीं पाए जाते, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट फूरबल को नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी वो जू के मैप में नोटिस करता है कि इंसानों ने लॉयंस एंड टाइगर्स को, जो कि बड़े बड़े मांसाहारी जानवर हैं, उन्हें अलग अलग किया हुआ है। वारू को ये देख बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आसपास के लोग उससे दूर भागने लगते हैं। वारू को इसीलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके प्लेनेट पर टाइगर्स और लायन उनके रक्षक होते हैं और यहाँ इंसान उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खैर, आज वो यहाँ किसी और काम से आया है, लेकिन बहुत जल्द इंसानों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। अब इसके कुछ देर बाद वारू वहाँ से पांडा सॉफ्ट टॉय लेकर बाहर निकलता है और उसने आज की अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो यहाँ फिर आना चाहेगा। तब से ही वारू को पांडा देखने की ये लत लग गई है और वो सॉफ्ट टॉय आज भी उसके साथ है। अब इसके बाद वारू तैयार होके मार्केट जा रहा था, पर रास्ते में रेड रेंजर उसे रोक देता है। वो उस दिन के लिए वारू को शुक्रिया अदा करता है, साथ ही वो उसके लिए पांडा कुकीज भी लेकर आया था। वारू उसे ले लेता है, पर रेड रेंजर का सवाल था क्या वो आज भी नहीं लड़ेंगे। वारू ये कहकर अंदर जाने लगता है कि आज वो कतई नहीं लड़ेगा, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि वारू बहुत ही गुस्से में है। वो बताता है कि वो अपनी छुट्टी को सबसे ज्यादा मायने देता है, जिसकी शुरुआत एक अच्छी नींद और अच्छे खाने के साथ होनी चाहिए। लेकिन तब इन सब का कोई मतलब नहीं जब तुम अपने काम से दूर ना भागो। वो शॉपिंग के वक्त रेड रेंजर से लड़ने से बचा। मार्केट के अंदर उसे अपना कोवर्कर दिखा तो वो वहाँ से शूटिंग स्टार की तरह गायब हो गया। फिर किसी तरह अपनी छुट्टी को अपने कोवर्कर्स के सामने उसे डिफेंड किया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद, हफ्ते भर ऑफिस में अपने आप को घिसने के बाद, अगर उसे उसकी फेवरेट करी खाने को ही ना मिले, तो जब वो वहाँ अपनी फेवरेट करी लेने गया था तब वहाँ उसका कोई और ही फ्लेवर पड़ा हुआ था जो वारू को बिल्कुल पसंद नहीं है। आज वो इतना गुस्से में आ गया था कि वो आज धरती से इंसानों का सफाया ही करने वाला था। पर तभी टीवी पर पांडा का शो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आज धरती वारू के कहर से बच गई। अब वारू के अगले छुट्टी वाले दिन वो मॉल घूमने आता है। तभी पीछे से कोई उसके कपड़े पकड़ लेता है। वारू को लगा कि दुश्मनों का उस पर हमला हुआ है, पर वो देखता है कि ये तो दो कोई बच्चे हैं जो उसे अपना पापा समझ रहे हैं। उन बच्चों ने भी पहचान लिया था कि ये उनका फादर नहीं है, पर फिर भी वो वारू को उन्हें आइसक्रीम दिलवाने को कहते हैं। तो वारू उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया नहीं, अनजान लोगों की दी चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। वो दोनों मना कर देते हैं। अब वारू को अर्थ वालों की परवरिश पर गुस्सा आ रहा था। वैसे वारू उन्हें आइसक्रीम दिलवाने को तैयार था,
लेकिन उन्हें वो कोन वाली नहीं कप वाली आइसक्रीम दिलवाएगा, क्योंकि कोन में आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। पर बच्चे उसको मना कर देते हैं क्योंकि कप वाली आइसक्रीम कूल नहीं होती। वैसे वो कह तो सही रहे थे, इसीलिए वारू भी उन्हें दिलवाने को तैयार हो जाता है। वैसे वहाँ की वर्कर को लग रहा था कि वारू इन बच्चों का फादर है। तभी वो दोनों बच्चे वारू को शुक्रिया अदा कहते बोलते हैं कि थैंक यू अनजान अंकल, जो हमारे फादर नहीं हैं। वो वर्कर शॉक हो जाती है। वारू उन्हें ये यहाँ कहने से मना करता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। उस वर्कर को भी तसल्ली हो गई थी कि ये लोग मजाक कर रहे थे। अब लॉस्ट चाइल्ड सेंटर की तरफ जाते वक्त एक बच्चे की आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। वारू ने उसे तो संभाल लिया था, लेकिन आइसक्रीम गिरने की वजह से वो बहुत उदास हो गया था। तभी दूसरा बच्चा वारू को उसे दूसरी आइसक्रीम दिलवाने को कहता है, जिससे वो खुश हो जाएगा। वो बच्चा भी अब वारू से विनती करने लगता है। फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं, प्लीज अनजान अंकल, जो हमारे पापा नहीं हैं। वहाँ सबका अटेंशन वारू की तरफ ही आ गया था। किसी तरह वो उन्हें लॉस्ट चाइल्ड सेंटर तक पहुंचा ही देता है। जाने से पहले वो बच्चे वारू को हक कर लेते हैं। वारू जानता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद वो लोग कभी नहीं मिलेंगे। वो उनके सिर को सहलाते हुए बोलता है कि अब तुम फिर से अपने फादर से दूर मत हो जाना। वारू जानता है कि जब तक ये दोनों बड़े होंगे तब तक वो इंसानियत को पूरी तरह धरती से खत्म कर चुका होगा, लेकिन वो उम्मीद करता है कि वो हमेशा इन बच्चों के छोटे गर्म हाथों को हमेशा याद रखे। अब इसके बाद वारू वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि इन बच्चों का प्रेजेंस पूरी तरह चेंज हो गया था। इन बच्चों का नाम मुकी और सोरा है, जो कि वारू पर नजर रख रहे थे। लेकिन जैसा उन्होंने वारू के बारे में सोचा था, वो पूरी तरह इसमें गलत साबित हो गए हैं। फिर भी जब तक उनकी मुलाकात फिर से वारू से नहीं होती, वो उसकी हर हरकत पर नजर बनाए रखेंगे। तभी हम देखते हैं कि लॉस्ट चाइल्ड सेंटर से रेड बाहर निकला है। वो बच्चे रेड की तारीफ करते हैं कि उसने लॉस्ट चाइल्ड सेंटर खुद ही ढूंढ लिया। अब जब वो तीनों भी मॉल से बाहर जा रहे थे, तो वो लड़की उन बच्चों को रेड के साथ देख लेती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वारू सच में कोई स्ट्रेंजर था। वैसे रेड उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कुछ खाना है, जिस पर वो मना कर देते हैं क्योंकि किसी की वजह से उनका पेट भरा हुआ है और वो जल्दी घर चलने को कहते हैं, क्योंकि ब्लू और पिंक को उनकी चिंता हो रही होगी। इधर हम वारू को देखते हैं, जो पांडा वाली बलियान लेने की सोच रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी धरती की तरफ एक और कोई नया एलियन आ रहा है। वो अपनी माँ को शान से बताना चाहता है कि उसे धरती पर एविल लीग के साथ काम करने का मौका मिल गया है, और ये उसके लिए ज्यादा खुशी की बात इसीलिए है क्योंकि वो जनरल वारू के साथ काम करने वाला है। एविल लीग में काम करने वाले एलियंस वारू की इतनी इज्जत करते हैं कि वो उसका नाम भी नहीं लेते, सब उसे जनरल कहकर ही बुलाते हैं। पर वो ये बात अपनी माँ को नहीं बता सकता क्योंकि उनका प्लेनेट धरती से बहुत दूर है। हम देखते हैं कि वारू इस टाइम बहुत ही सीरियस है। तभी रोनी उसे लंच के लिए कैफेटेरिया में बुलाता है, पर वारू उसे भगा देता है क्योंकि इस वक्त वो बहुत सीरियस काम कर रहा है। हम देखते हैं कि वारू फोन में बेबी पांडा की न्यूज देख रहा था, जिसको आज जूम में पब्लिक के सामने दिखाया जाने वाला है। वो पछता रहा था कि आज उसने काम से छुट्टी नहीं ली, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि बेबी पांडा को सिर्फ लॉटरी विनर्स ही देख सकते हैं। वारू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे लगता है कि उन्हें उन सबको देखने देना चाहिए जो उसे देखना चाहते हैं, पर फिर उसका ध्यान उसकी क्यूटनेस पर जाता है और उसे एहसास होता है कि पांडा की हेल्थ और सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि वो नया एलियन अब तक काम कर रहा है, जबकि सारे कोवर्कर्स अपने घर जा चुके हैं। तभी वारू उसके पास आता है, जो कि बहुत गुस्से में लग रहा था। जनरल को अचानक सामने देख वो भी हैरान हो गया था। वारू उसे बस यहाँ से दफा होने को कह रहा था क्योंकि उसे काम करते करते बहुत देर हो गई है। वो बताता है कि वो इन कुछ फाइल्स को खत्म करके यहाँ से जाने ही वाला था। वो उस फाइल को देखकर बोलता है कि इसको आज खत्म करना जरूरी नहीं है, और बाकी फाइल्स को देखकर भी वो यही कह देता है। वो उसे समझाता है कि उन्हें धरती को अपना प्लेनेट बनाने में 1 से ज्यादा दिन लगने वाले हैं, तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए उन्हें अपने माइंड और बॉडी को भी रिलैक्स देना होगा। वारू वर्कशीट को उसके सर पे मार के उससे कहता है कि कल की उसकी छुट्टी है, तो जितना हो सके इसका उतना फायदा उठाना, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। छोटू को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जनरल ने उससे बात की। वैसे वो नहीं जानता कि छुट्टी के दिन को कैसे बिताया जाता है। वो इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगता है। तभी उसे यूनोनो जू के बारे में पता चलता है। अब इसके एक दिन बाद वो छोटू वारू के पास वापस आता है और वो उसे बताता है कि वो जू गया था पांडा देखने के लिए, जिसका आइडिया उसे वारू की रिपोर्ट से ही मिला था, और वो वहाँ से वारू के लिए पांडा कुकीज भी लेकर आया है।
पर ऐसा लग रहा था कि वारू को ये पसंद नहीं आया। वो बहुत डर गया था। बट वारू उसके तोहफे की तारीफ करता है, जिसको देखकर छोटू भी वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब बाहर आते ही वो शर्म से पूरा पिघल गया था। वो अपनी माँ से वादा करता है कि वो जनरल के अंडर अपनी पूरी मेहनत करेगा। अब हम देखते हैं कि वारू घर आ गया है और वो उस तोहफे को ही देख रहा है। वो उस पैकेट को फाड़ता है जिसके अंदर से एक पांडा कुकी निकलती है। ये देख वारू को बहुत ही गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो कैंडी इतनी क्यूट है कि वो इसे खा ही नहीं सकता। अब एक और दिन जब वारू थक हार कर अपने काम से वापस लौटता है, तब वो इतना थक चुका था कि वो हॉल में ही फैल जाता है। उसे एक पेट पांडा चाहिए था, ताकि जब वो थक हार कर अपने काम से वापस लौटे तब पांडा को अपने सामने पाकर उसका मूड तरोताजा हो जाए। लेकिन ये तो बस उसकी इमेजिनेशन थी। वैसे वारू यहाँ सोचता है कि पांडा को पेट रखना उनके साथ जागती नहीं हो जाएगी। जब वो ह्यूमैनिटी को धरती से पूरी तरह खत्म कर देंगे तब वो पांडा की पॉपुलेशन को और बढ़ने देंगे। तब वो लोग क्या दोस्त की तरह नहीं रहेंगे? यहाँ वारू इतना थक चुका है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो लोग दोस्त की तरह रहेंगे तो वारू उनके साथ गेम खेला करेगा, उनके साथ चेरी ब्लॉसम देखने जाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करेगा और उनसे भी उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेगा। वो लोग पार्टी करेंगे, ट्रिप पर जाएंगे। इंसानों के बिना ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और इसी खूबसूरत सपने के अंत के साथ सुबह हो जाती है और वारू की नींद खुल जाती है। इस दिन को भी वारू ने उनके ह्यूमैनिटी को खत्म करने के मिशन में बिताया। इसके अगले दिन वो काम से खुद छुट्टी ले लेता है और जू घूमने आता है। वो एक बड़ी उलझन में फंस गया है, जिसका जवाब ढूंढने वो जू आया है। उसे जानना है कि आखिर पांडा की पूंछ का रंग क्या है। उसे लगता है कि पांडा की पूंछ सफेद होती है, लेकिन उनके कान और कई छोटे अंग काले होते हैं। तो क्या पूंछ सच में सफेद होती है? वो इस पर पूरी तरह श्योर नहीं था, इसलिए उसने जू का साल भर का पास खरीद लिया है ताकि वो खुद पांडा की पूंछ देखकर तसल्ली कर ले। वहाँ वारू के साथ एक लड़का भी खड़ा था, जिसकी आंख भी पांडा पर ही टिकी हुई थी। उन्हें वहीं खड़े खड़े 15 मिनट बीत जाते हैं। पांडा की छोटी छोटी मोमेंट्स पर भी वारू उसकी मल्टीपल फोटोज लिए जा रहा था। 30 मिनट से 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन वो अब तक वहाँ टिके हुए थे। 2 घंटे बीत गए थे पर पांडा ने अब तक अपनी पूंछ नहीं दिखाई थी। वारू भी अब थोड़ा बहुत इरिटेट हो रहा था। साथ ही उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसके यहाँ ज्यादा देर खड़े होने की वजह से वो कहीं दूसरे लोगों के रास्ते में तो नहीं आ रहा है, और शायद ये उसका भ्रम हो सकता है। लेकिन उसे लग रहा है कि जू के स्टाफ उसे ही देख रहे हैं। ज्यादा फोटो क्लिक करने की वजह से वारू के फोन की बैटरी भी डेड हो रही थी। तभी पांडा अपनी हल्की सी गर्दन हिला देता है और वारू फिर उसकी मल्टीपल पिक्चर्स लेने लगता है, जिस वजह से उसका फोन भी डेड हो गया था। तभी पांडा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, पर अब वारू उसकी पिक्चर्स नहीं क्लिक कर सकता। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब उसका घूमने का ही वेट कर रहे हैं। लेकिन वो फिर से बैठ जाता है और सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जिसके बाद कई लोग निराश होकर वहाँ से चले गए थे। पांडा एक ही जगह पर कई बार अंगड़ाइयाँ लिए जा रहा था, लेकिन वो एक बार भी पीछे नहीं घूम रहा था। वारू समझता है कि हर किसी की जिंदगी में ऐसे भी दिन आते हैं जिस दिन उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता, बस एक ही जगह पड़े रहना चाहते हैं। लेकिन वो मिस्टर पांडा से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ देर के लिए ही सही थोड़ा तो घूम जाए। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत जाता है और लगभग 3 घंटे बाद पांडा फिर अपनी जगह से हिलता है। वो दोनों ही इस पल के लिए तैयार थे। आखिर उन दोनों को पता चल ही जाता है कि पांडा की पूंछ सफेद होती है। हाँ, वो लड़का भी वारू की तरह पांडा की पूंछ ही देखने आया था और आखिर वो दोनों ही सफल हो गए। अब इसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और वारू आज की अपनी रिपोर्ट में लिखेगा कि ये सच में बहुत मेहनत का काम था। अब इसके बाद वारू पिटिंग जू में रैबिट देखने आया था। वहाँ वो एक रैबिट को नोटिस करता है जिसका बॉडी पैटर्न पांडा जैसा था। वहाँ की वर्कर वारू को रैबिट्स के साथ खेलने के लिए अंदर इनवाइट करती है। वारू भी अंदर आ जाता है। वो वर्कर वारू को इस बात का खास ख्याल रखने को कहती है कि रैबिट्स को पकड़ते वक्त वो खड़ा ना रहे। हम देखते हैं कि वारू को रैबिट्स ने पूरी तरह घेर लिया था। वारू को इसमें भी इंसानों की कोई चाल लग रही थी। तभी वो वर्कर वारू को बताती है कि रैबिट उसको पसंद कर रहे हैं। वो उन्हें वारू के सामने से हटा देती है। इस बीच हम उस लड़के को वापस से देखते हैं। खैर, वो वर्कर वारू से रैबिट्स को सहलाने को कहती है, पर वारू वहाँ बैठकर बस उन्हें घूरे ही जा रहा था। तभी वो लड़का वारू को दिखाता है कि रैबिट्स को कैसे सहलाया जाता है। उनके बैक और फर पर रब करने से उन्हें अच्छा महसूस होता है और जब उन्हें इसकी आदत होने लगी तब उनके गाल और सर पर रब करने से उन्हें और भी अच्छा लगता है। वारू ने पहचान लिया था कि ये वही लड़का है
जो उसकी तरह पांडा की पूंछ देखने आया था। वो उस लड़के से पूछता है कि क्या वो जूलॉजिस्ट है, जिस पर वो मना कर देता है। आखिर अभी वो बच्चा ही है, लेकिन उसे बड़े होकर एनिमल डॉक्टर बनना है। पर उसकी माँ को भरोसा नहीं कि वो ये कभी कर भी पाएगा। तो वारू उसे डॉक्टर कहकर पुकारता है और उसे ये फिर से एक्सप्लेन करने को कहता है कि रैबिट्स को कैसे सहलाया जाता है। ये सुन वो बच्चा हैरान हो गया था, पर वारू इसके बारे में सच में सीखना चाहता था, क्योंकि वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो लड़का उसे सिखाने को खुशी खुशी तैयार हो जाता है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वारू रैबिट्स को सहलाना अच्छे से सीख गया है, जिसमें उन दोनों को ही बहुत मजा आ रहा है। वारू को यकीन हो चुका था कि धरती पर इससे सेटिस्फाइंग चीज और कुछ भी नहीं है। तभी उन दोनों को एक साथ ख्याल आता है कि फिर तो पांडास भी इतने सॉफ्ट होंगे। ये बात दोनों ने ही एक साथ बोली थी। वो दोनों फिर से हाई फाई करते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए उन दोनों को अलग होना पड़ता है। वारू सोच रहा था कि जब पांडास की तादाद बढ़ जाएगी तब क्या वो एक दूसरे को टच कर पाएंगे, जब वो वक्त आएगा और वो लड़का भी अगर एनिमल डॉक्टर बन गया होगा। नहीं, ह्यूमैनिटी को इरेज होना होगा। अब हम उसी छोटू को देखते हैं जो छिपकर वारू को देख रहा था, जो कि किसी बात से बहुत सीरियस लग रहा था। छोटू को लगता है कि वारू इंसानियत को खत्म करने का कोई नया तरीका सोच रहा है, पर असल में वो सोच रहा था कि वो कौन सा बहाना बनाए कि वो यहाँ रैबिट्स को लेके आ सके। अब वर्क डे खत्म होने के बाद जब वारू बारिश में छाता लेकर अपने घर जा रहा था, तब उसे रास्ते में रैट दिखाई देता है, जो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। वारू यहाँ से भी शूटिंग स्टार की तरह गायब होना चाहता था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रैट ने उसे देख लिया था और वो एविल लीग के जनरल वारू के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर वारू आज भी उसे रोक देता है। रैट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज क्या वजह है, क्योंकि आज ना ही यहाँ कहीं पांडा हैं और ना ही यहाँ आम लोग हैं जिन्हें चोट लग सकती है। शायद वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रैट भी उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि वारू को खत्म करना ही उसका मिशन है। पर आज वारू के पास एक सीरियस वजह है जो वो रैट के साथ आज नहीं लड़ सकता। उसके रियूजेबल बैग में 2 अंडों की ट्रे पड़ी हुई है। आजकल उसे हॉट स्प्रिंग एग बहुत पसंद आने लगे हैं। इस बात को तो रैड भी मानता है कि हॉट स्प्रिंग एग बहुत डिलीशियस होते हैं, पर वारू को अभी तक वो अच्छे से बनाने नहीं आते हैं। रैड इसके लिए उसे गुड लक कहता है। वारू उसे यहाँ उसका कुछ देर वेट करने को कहता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके अंडे यहाँ फूट जाएं। रैड को उसका इंतजार किए बहुत देर हो चुकी थी। रैड को लग रहा था कि अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन एक तरफ उसको यकीन भी था कि वो एविल लीग का बंदा है तो वो अपनी फोर्स के साथ वापस लौटेगा। रेड रेंजर जानता था कि विलन्स जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर रेड रेंजर होने के नाते उसे उनके साथ फेयर फाइट करनी होगी। तभी वारू वापस लौट आता है और वो रेड के लिए छाता लेकर आया था, पर ये कोई हथियार भी हो सकता है। रेड यूं ही भरोसा नहीं कर सकता। वारू छाते के साथ रेनकोट भी लेकर आया था और वो रेड से कहता है कि ये वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो रेड को एक थैली भी देता है जिसके अंदर स्नैक रखे हुए थे। किसी ने उसे बहुत सारे स्नैक दे दिए थे, इसीलिए बचे वो रेड को दे रहा है। अब वारू ये देकर वहाँ से जा रहा था, पर तभी वो बीच में ही रुक जाता है। वो रेड को यहाँ से स्टेशन का रास्ता बता रहा था। रेड हैरान था कि वारू को कैसे पता कि वो खो गया है। फिर भी वो एक बार फिर वारू से पूछता है क्या वो सच में उससे नहीं लड़ेगा। वारू मना करके वहाँ से चला जाता है। अब कल की बारिश की वजह से आज मौसम बहुत ठंडा हो गया था। ठंड इतनी थी कि वारू को बेड से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो बाहर निकलेगा नहीं तो उसका छुट्टी का दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। किसी तरह हिम्मत करके वो हीटर ऑन कर लेता है और उठकर बेबी पांडा का शो देखने लगता है। तभी रोनी का कॉल उसे डिस्टर्ब कर देता है। रोनी वही कोवर्कर है जो वारू को तंग करता रहता है। वारू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो उसका कॉल कट कर देता है, लेकिन रोनी फिर कॉल करने लगता है। वारू फिर काट देता है। रोनी फिर कॉल करता है, वारू काट देता है। रोनी फिर से कॉल करता है, वारू फिर से काट देता है, लेकिन आखिर में कॉल उसको उसका उठाना ही पड़ जाता है। वारू उसे याद दिलाता है कि उसने उससे कहा था कि उसके छुट्टी वाले दिन वो उसे परेशान ना करे। रोनी कहता है कि उसे अच्छे से याद है, पर न जाने क्यों वो वारू की शक्ल नहीं देख पा रहा था। या तो ये खराब हो गया है, वरना वारू ये जानबूझ के कर रहा है। और रोनी को यकीन है कि इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस ही होगा। वारू कहता है कि अगर उसने 2 सेकंड में कोई जरूरी बात नहीं की तो कॉल कट हो जाएगा। रोनी हड़बड़ा जाता है। असल में रोनी ने वारू पर कॉल अर्थ मॉन्स्टर के बारे में उसको बताने के लिए किया था, तो वारू उसको उसकी बात खत्म करने के लिए 5 मिनट देता है। उसने उस मॉन्स्टर के बारे में कई बातें सुनी है कि वो ज्यादातर सर्दियों में दिखाई देते हैं और इंसानों के घर पर कब्जा कर लेते हैं।
वो इतना ताकतवर है कि वो इंसानों को फंसाकर अपने पेट में कैद कर लेता है। अगर ये इंसानों को खा लेता है फिर तो ये उनके लिए ही अच्छा है, ऐसा वारू का सोचना था। रॉनी ने भी यही सोचा था कि वो उन्हें अपनी आर्मी में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका ये प्लान उस पर ही भारी पड़ गया। वो मॉन्स्टर उसे उसकी कमर के नीचे के हिस्से को खा चुका है। वारू ये सुन हैरान रह जाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो रॉनी से पूछता है कि अभी वो कहाँ है। रॉनी उसे बताता है कि वो कंट्रोल रूम में है, यानी वो मॉन्स्टर उनके हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर चुका है। वारू उसे पूरी बात बताने को कहता है और वहाँ निकलने के लिए तैयार हो जाता है। रॉनी बहुत डरा हुआ था। वारू कहता है कि उसके आने तक वो अपने आप को किसी तरह संभाले रखे। रॉनी उसे कुछ मरेडियन ऑरेंज लाने को भी कहता है, वही एक चीज है जो उस मॉन्स्टर को रोक सकती है, लेकिन रॉनी वो लेकर आना भूल गया था। वारू रॉनी का प्लान समझ जाता है कि वो उस मॉन्स्टर की फेवरेट चीज से उसे भटकाने वाले हैं, और चिंता की भी कोई बात नहीं थी क्योंकि वारू के पास ऑरेंज का पूरा डब्बा भर के रखा हुआ है। हमें पता चलता है जब वारू मरेडियन ऑरेंज खरीदने मार्केट गया हुआ था तब उसे वहाँ एक आंटी मिली थी जो उसे बताती हैं कि मरेडियन ऑरेंज खाने का कोई वक्त नहीं होता, इसीलिए अक्सर वो घर में जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जब वो मरेडियन ऑरेंज खरीदने आती हैं तब वो पूरा डब्बा ही खरीद लेती हैं। वारू पूरे डब्बे को लेकर बालकनी से ही कूद जाता है और शायद उड़ते हुए विलन्स के हेडक्वार्टर पहुंच गया था। वारू दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है जहां वो देखता है कि रॉनी तो आराम से बैठा हुआ है। वारू को सामने देखकर रॉनी रोना शुरू कर देता है और उसको वो विंटर टाइम मॉन्स्टर से उसे बचाने को कहता है। वो जैसे ही कंबल से बाहर निकल रहा है उसे ठंड लगना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बाथरूम भी नहीं जा पा रहा। वारू ह्यूमन कल्चर के बारे में बहुत जानता है, तो रॉनी को यकीन है कि इससे बचने का रास्ता वारू को जरूर पता होगा। वारू रॉनी के करीब आता है और उसके सिर पर जोरदार घूंसा धर देता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर संतरे खाते हैं। वारू उसे मुंह से ज्यादा हाथ चलाने को कहता है। अब इसके बाद जब वारू रात में अपने घर वापस लौट रहा था तभी उसकी नजर एक कपल पर जाती है। उस लड़की के हाथ में एक क्यूट पांडा बन था जो वो अपने बॉयफ्रेंड को दिखा रही थी। हमें पता चलता है कि ये लिमिटेड एडिशन पांडा बन है जो कि हाल ही में कन्वीनियंस स्टोर पर आया है। इस चीज को वारू नोट कर लेता है। इस बन के अंदर मीट भरा हुआ है और वो दोनों पहले ही बहुत मीट खा चुके हैं, पर इसमें वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि सीजन ही चाइनीज बन का चल रहा है। इसीलिए वो लड़की क्यूट पांडा बन के 2 हिस्से कर देती है वारू के सामने और आधा अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है। वारू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। अब इसके बाद वो सीधा कन्वीनियंस स्टोर जाता है। वो लेने तो पांडा बनाया था और उसे ही घूरे जा रहा था, लेकिन अब तक वो सदमे को भूल नहीं पाया था। तभी वो लड़की भी आ जाती है और वारू को पांडा बन के बारे में बताती है जो उनके लिमिटेड एडिशन में पूरे महीने के लिए उनकी शॉप पर है। वो बताती है कि इस बन के अंदर मीट भरा हुआ है और ये बाकी रेगुलर बन से ज्यादा जूसी है, जो कि वो उसे रिकमेंड करती है। पर ये बहुत क्यूट भी है तो मुझे इसे खाने में थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है और मुझे ये करने में थोड़ा दुख भी होता है। तभी उस लड़की को रियलाइज होता है कि वो आज फिर से बहुत ज्यादा बोल रही है। वो वारू से माफी मांगती है और वारू भी समझ चुका था कि उसे पांडा बन खाने के लिए अपने आप को पहले तैयार करना होगा। अगले दिन वो फिर दुकान पर आता है। वो लड़की वारू की परेशानी देखकर उसे आज रेगुलर बन रिकमेंड करती है। वारू थोड़ी देर सोचता है और ऐसे ही दुकान से बाहर आ जाता है। उसने वो बन खरीद लिया था जिसको वो खाता है और शौक हो जाता है। अगले दिन वो फिर वापस आता है और आज वो उस दुकान से पिज्जा बन खरीदता है। इसके अगले दिन वो फिर से वापस आता है और आज स्वीट और पेस्ट बन खरीदता है और ऐसे ही कई दिनों तक वो वहाँ से अलग अलग बन खरीदता रहता है और इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और आखिर वो दिन आ गया था जब वारू उस पांडा बन को ट्राई करने वाला था। लेकिन जब वो कन्वीनियंस स्टोर में घुसता है तो उसे देखने को मिलता है कि पांडा बन तो यहाँ है ही नहीं और बिना कुछ खरीदे वो वहाँ से बाहर आ जाता है। वारू निराश था क्योंकि जब उसने अपने आप को उसे खाने के लिए तैयार किया तब वो उस दुकान में बिकना ही बंद हो गए। अब वारू के अगले छुट्टी वाले दिन वो सुपरमार्केट आया हुआ था और वहाँ वो चाइनीज मीट बन देख लेता है, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि कन्वीनियंस स्टोर के अलावा भी कई जगह मीट बन मिलते हैं। वो डरावने तरीके से मुस्कुराता है। आखिर वो जान चुका है कि उसे कल ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। अब अगले दिन सुबह उठते ही वारू चाइनीज बन के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो उसे पैकेजिंग से बाहर निकालता है और पिन्नी से टाइटली सील करके 1 मिनट के लिए वो उसे ओवन में रख देता है। अब जैसे ही वो उसे 1 मिनट बाद बाहर निकालता है
वो टायर जैसा पंचर हो चुका था। वारू को तो ये देख सदमा ही आ गया था, मानो उसे मौत आ गई हो। बट एटलीस्ट उसका स्वाद अभी भी पहले जैसा ही था। और इसी वक्त हम रेड को भी देखते हैं, जिसका भी चाइनीज बन फ्लैट हो गया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने बन को टाइटली सील कर दिया था, जिसकी वजह से अंदर वैक्यूम बन गया और चाइनीज बन फ्लैट हो गया। अब वो दोनों रेड को ये कहकर चिढ़ाने लगते हैं कि वो बन भी यही चाहता होगा कि हम उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में खाते, लेकिन बेचारे की इच्छा पूरी ना हो सकी और उसका उन्हें दुख भी है। रेड को तो मानो डिप्रेशन ही आ गया था। वो तो मीट बन के लिए रोना ही शुरू कर देता है। तभी ब्लू वहाँ आ जाता है और उन दोनों को रेड को यूं परेशान करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम दोनों को बन ही चाहिए तो मैं बना देता हूँ। लेकिन वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि ब्लू का बनाया बन एकदम पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। वो कहते हैं कि तुम दोनों ही इस काम में बकवास हो, और वैसे भी उनके पास ये डिवाइस है जो कि बन को माइक्रोवेव में भी फ्लफी रखता है। हम देखते हैं कि इस बार वारू ने भी इसका यूज किया था, जिससे उसका बन इस बार फ्लफी ही रहा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे शहर में बर्फ गिरी है और वारू बाहर घूम रहा है। तभी रास्ते में वो दो बच्चों को खेलता देखता है जिन्होंने बर्फ का रैबिट बनाया था। वारू उसके करीब जाता है और उसे गौर से देखने लगता है। वारू पास में पड़ी बर्फ को इकट्ठा कर सेम वैसा ही रैबिट बनाने की कोशिश करता है और पंख और बीच से वो उसके कान और मुंह भी बना देता है। वो हूबहू उस रैबिट का बड़ा भाई जैसा लग रहा था। अब वारू वहाँ से जाने लगता है। फिर कुछ देर में वो वापस लौट आता है। वारू उस रैबिट को अपने घर ले आता है और घर के फ्रिज में रख देता है। कुछ घंटों में ही उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके कुछ देर बाद वो पूरी तरह ही पिघल जाता है। अब ऑफिस में भी वारू उस रैबिट के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जिस वजह से उसके साथ काम करने वाले भी चिंता में थे। हम देखते हैं कि शहर में क्रिसमस फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वारू भी शायद अपने घर ही जा रहा था। ये पड़ती बर्फ वारू को उसके रैबिट की याद दिला रही थी। अब इसके अगले दिन पूरा शहर बर्फ से ढक चुका था। वारू की आज भी छुट्टी थी, इसीलिए वो जू जा रहा है पांडा देखने, अब ताकि आज का उसका थोड़ा वक्त कट सके। तभी उसके रास्ते में हम एक बोने आदमी को देखते हैं जो अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़ रहा था। वारू उसे पार करके आगे चला जाता है, लेकिन उसे सीढ़ियां चढ़ने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी कि उसकी सांसें फूली जा रही थी, जो देख वारू को उस पर तरस आ जाता है। वारू उससे उसका सामान मांगता है जो वो उसके लिए ऊपर तक पहुंचा देगा। दादाजी उसके अच्छेपन की तारीफ करते हैं और अपनी पोटली उसे पकड़ा देते हैं। अब वारू उनकी पोटली लेकर वो दोनों ऊपर जा रहे थे, पर दादाजी की भी उम्र हो गई है। सीढ़ियां चढ़ने में भी उनकी सांसें फूल रही थी, साथ ही उनका कद और उनकी टांगे भी छोटी हैं। इसीलिए वारू उन्हें उसकी पीठ पर बैठने को कहता है। अब वारू उन्हें पद्दी बैठाकर उनकी मंजिल तक लेके जा रहा था। दादाजी वारू की फिर से तारीफ करते हैं, लेकिन इस बार वो उसे बेटा कहकर पुकार रहे थे। वारू को ये सुन हैरानी होती है। वो पूछते हैं कि क्या वो फिर से उसकी मदद करेगा। वारू आसानी से मान जाता है। दादाजी उसका सिर सहलाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वारू को ये कुछ अलग सा लग रहा था। अब इसके बाद वारू उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ देता है। अब दादाजी के जाने के बाद वारू थोड़ा सोच में पड़ गया था। क्या दादाजी ने गलती से उसे अपना पोता समझ लिया था? इंसानों को आज भी समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। खैर, इस बात को भूलकर वारू पांडा काउंट्स करके गहरी नींद में सो जाता है। उसके सपने में उसकी मुलाकात फिर से उन दादाजी से हो जाती है जिन्होंने सेंटा के कपड़े पहने हुए थे। वो कहते हैं कि तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुशी हुई बच्चे। अच्छा हुआ तुम मेरी मदद करने के लिए मान गए थे। वो वारू को अपनी तरफ से पहनने को कुछ कपड़े देते हैं जो कि वो भी सेंटा के ही कपड़े थे। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि उनके पास सेंटा की गाड़ी थी जो कि तोहफों से भरा हुआ था। छोटे छोटे सेंटा उन तोहफों को गाड़ी में भरने में मदद कर रहे थे। वारू भी उनकी मदद करता है और उनके साथ क्रिसमस ट्री भी सजाता है। वो दादाजी के कहने पर स्नोमैन भी बनाता है। वो पूछता है, क्या दादाजी आप हमेशा इतनी मेहनत करते हो? क्या अब आपको रिटायर नहीं हो जाना चाहिए? दादाजी कहते हैं कि वो ये उन बच्चों के लिए तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक वो उनके होने पर भरोसा रखते हैं। अगर वो मुझे फेरी टेल की कोई कहानी की तरह समझते हैं तो एक बार बड़े होने के बाद वो मुझे जरूर भूल जाएंगे, पर मैं उनके दिलों में हमेशा जिंदा हूँ जब तक उनको मेरे होने पर भरोसा है। वो बस उन पर भरोसा रखने वाले बच्चों की उनकी छोटी छोटी विशेष को पूरी करना चाहते हैं। पर कभी कभी उन्हें कुछ ऐसे भी जवान लोग मिल जाते हैं जो तारे की तरह डिसेंट होते हैं।
वो यहाँ वारू की बात कर रहे थे। वो फिर से वारू को आज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और मैरी क्रिसमस उसे विश करते हैं। इसके बाद सेंटा वहाँ से चले जाते हैं और वारू की भी नींद खुल जाती है। वारू को लगता है कि जो अब तक उसने देखा था वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन फिर भी उसके मसल्स दर्द क्यों कर रहे हैं। खैर, वारू हीटर ऑन करके अपनी दिन की ब्लैक कॉफी के साथ फिर से पांडा का शो देखने लगता है। वैसे आज 25 दिसंबर है, यानी आज क्रिसमस है, पर वारू नहीं जानता, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके बिस्तर में क्रिसमस गिफ्ट रखा हुआ है। अब रात के समय एक सुनसान रास्ते में एक लड़की को हम देखते हैं जो शरीर से बड़ा थका हुआ लग रहा था। सफेद बिल्ली भी उसका रास्ता काट गई थी। क्या उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है? वो किसी तरह कन्वीनियंस स्टोर पहुंच जाता है। उसने अपने नए काम को इस स्प्रिंग के मौसम में ही ज्वाइन किया है। अगर देखा जाए तो शुरू में उसके दिन अच्छे जा रहे थे। वो काम के बाद अपनी कंपनी के कोवर्कर्स के साथ ड्रिंक करने जाता था और दबा के पीता था। यहाँ तक कि उसके बाद वो जिम भी जाया करता था। अपनी छुट्टी वाले दिन वो जगह जगह घूमने जाया करते थे। जिंदगी बड़ी मजेदार चल रही थी, लेकिन अब उसके शरीर में जान ही नहीं बची है। अगर वो घर नहीं जाएगा और कपड़े नहीं धोएगा तो कल के लिए उसके पास पहनने को कच्छे भी नहीं है। घर पहुँचते ही खाना भी बेचारे को खुद ही बनाना पड़ेगा। पर वो जानता है कि आज तो वो ये नहीं कर पाएगा, पर हमेशा वो ऐसे जी भी नहीं सकता क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल बहुत महंगी पड़ रही है। लेकिन अगर किसी तरह वो इसे रोक भी देता है तो पूरे दिन वो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाता। रो रो के फिर से वो सुपर एनर्जी जेली फिर से अपने बकेट में डाल लेता है, जिसे पीने के बाद उसे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हुए उसकी नजर वारू पर जाती है, जो बहुत गुस्से में था और अपने दांत चबा रहा था। उसे देख उस लड़के की भी फट रही थी। जैसा उसके सुनने में आया था कि डाउनटाउन के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, आज उसे उस बात पर भरोसा हो गया। वो वहाँ से भागने ही वाला था, तभी कन्वीनियंस स्टोर की वही लड़की वहाँ आ जाती है, जिसको देख वारू का गुस्सा शांत हो गया था और वो लड़का हैरान हो गया था। उसके मन में सवाल था, क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है? वारू चाइनीज बन ढूंढ रहा था जो कि उसे यहाँ मिल नहीं रहे हैं। असल में उन चाइनीज बन का प्रमोशन पीरियड खत्म हो गया था, इसीलिए उनको वो स्टोर से हटाने पड़ गए थे। वो उनके पास सिर्फ अप्रैल की शुरुआत तक ही थे। वो लड़का देखता है कि वारू सच में बहुत ज्यादा दुखी है। वो लड़की उससे माफी मांगती है क्योंकि ये वारू की दिन भर की थकान के बाद का रिवॉर्ड था। उस लड़के को रियलाइज होता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, जिसको काम के बाद घर से पहले कन्वीनियंस स्टोर आना पड़ता है। वारू कहता है कि वो उसकी जरूरत थी, वो उस रिवॉर्ड के लिए ही दिन भर मेहनत कर पाता था। वो लड़की खुश होकर बोलती है कि भले ही उनके पास आज बन नहीं है, लेकिन उनकी दुकान में आज कुछ नए फ्रोजन आइटम आए हैं। वारू इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। वो उस लड़की को उसके बारे में और बताने को कहता है, तो वो लड़की उसे उसके साथ चलने को कहती है। ये देख वो लड़का भी अब रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगता है। वो हमेशा चीजों को गलत तरीके से ही देखता था, कभी उसने अपनी लाइफ को इस तरीके से सोचा ही नहीं। शायद ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने दिए हार्डवर्क को सेलिब्रेट तो कर सकता है। वो अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए पुडिंग खरीद लेता है। वो लड़की उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके हार्डवर्क के लिए। अचानक ये सुन वो लड़का शर्मा जाता है। अब उस लड़की को थैंक यू कर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने पुडिंग खरीदी है और अब वो घर जाने में एनर्जेटिक फील कर रहा है। इसके अगले दिन वो कन्वीनियंस स्टोर वापस आता है, फिर से बकेट उठाता है और आज वो साकुरा पुडिंग लेने की सोच रहा था। तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। उसको देख वो हैरान हो गया था। वो बताती है कि उनकी दुकान में चेरी ब्लॉसम थीम प्रमोशन चल रहा है। उनके पास साकुरा मोची, उनके पास साकुरा रोल केक, साकुरा आइसक्रीम और ऐसे ही बहुत सारे आइटम हैं। और साथ में सबसे अच्छी साकुरा फ्लेवर्ड मिल्क टी भी है। वो पूछता है कि क्या ये पुडिंग ठीक रहेगी। वो कहती है कि ये तो उसकी फेवरेट है, तो वो भी उसे अपने बकेट में रख लेता है। वो लड़की उसके डिसीजन को अप्रिशिएट करती है। यहाँ दूसरी तरफ हम वारू को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। हम उसके हाथ में वही साकुरा फ्लेवर्ड मिल्क टी देखते हैं जिसके बारे में कन्वीनियंस स्टोर की वो लड़की बात कर रही थी। इसका स्वाद उसे चेरी ब्लॉसम जैसा लग रहा था। पेड़ से जो चेरी ब्लॉसम की पत्तियां गिर रही थी उनमें से एक को वारू अपने हाथों में पकड़ लेता है और अपने मुंह में दबाकर घर की ओर जाने लगता है। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो लड़का पहले से ही कन्वीनियंस स्टोर में मौजूद है और आज सोच रहा है कि आज उसे अपने आप को क्या ट्रीट देनी चाहिए। तभी शॉपिंग के लिए वारू भी वहां आ जाता है। वो लड़की आज वारू के आने का ही इंतजार कर रही थी। वो लड़का सोचता है शायद आज इन दोनों के बीच कोई जरूरी बात होने वाली है। वो लड़की वारू से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो लड़का थोड़ा चिंता में आ गया था।
तभी वो लड़की एक्साइटेड होकर बताती है कि उनकी दुकान में नई आइसक्रीम्स आई हैं। वारू इसके बारे में और जानना चाहता था। वो लड़का तो अब तक समझ नहीं पाया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। खैर, वो लड़की वारू को फिर से अपने साथ ले जाती है। अब वो लड़का भी जिस काम के लिए वो यहाँ आया था उसमें ध्यान देने लगता है। यहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जो वारू को उनकी नई फ्लेवर आइसक्रीम दिखा रही थी, जो कि वो उसे डेफिनेटली रिकमेंड करती है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और पूरी तरह फल से बना हुआ है। और उनके पास इसमें दो फ्लेवर हैं, पहला स्ट्रॉबेरी अदुको की और दूसरा बनाना मोलासिस की नाको। वैसे तो ये दोनों ही बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन उनमें से जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, वारू को भी ये दोनों ही टेस्टी लग रहे थे। वो लड़का भी इनकी बातों से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था। वो भी आइसक्रीम्स के बारे में ही सोचने लगता है। अब कुछ देर सोचने के बाद वारू डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉबेरी एडजोकी लेगा और सेम टाइम पे वो लड़की बनाना मोलासिस किनोकी बोलती है। लड़के को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। उस लड़की का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फिर अचानक से वो उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो जानती थी कि वारू स्ट्रॉबेरी ही चुनेगा। फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाई थी। वो लड़का सोच रहा था कि अब वारू बहुत ही गुस्सा होने वाला है, लेकिन इसका उल्टा वारू और भी एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उस लड़की की रिकमेंडेशन हमेशा उसका पैसा वसूल करवा देती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोनों फ्लेवर खरीदेगा। वो लड़की कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी बातों से उसे दो खरीदने पे मजबूर करना नहीं था। वारू उसे शांत होने को कहता है। वैसे भी अगर वो आज नहीं तो किसी दिन तो वो इस फ्लेवर को भी ट्राई करने वाला था, इसीलिए वो उससे जल्दी से इनकी बिलिंग करने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों काउंटर पर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वो लड़का भी आइसक्रीम्स को देखने लगता है और सोचता है कि आज की ट्रीट के लिए उसे भी आइसक्रीम ही खरीद लेनी चाहिए, लेकिन कौन सी, स्ट्रॉबेरी या फिर बनाना, वो भी इसमें कंफ्यूज हो रहा था। जब तक वारू अपना सामान लेकर कन्वीनियंस स्टोर के बाहर आ जाता है, तब तक उसने भी डिसाइड कर लिया था, वो भी दोनों ही आइसक्रीम खरीद लेता है। अब वारू घर जाते वक्त सोच रहा था कि आज उसे आखिर कौन सी पहले ट्राई करनी चाहिए। बहुत दिनों बाद उसे काम से कल छुट्टी मिली है, तो कल आराम से वो सोचेगा कि वो कौन सी पहले खाएगा। पर इन सब के बीच आप ये मत भूल जाना कि वारू है कौन। वो एविल लीग आर्मी का जनरल है, जिसका मकसद धरती पर कब्जा करके उसे अपना होम टाउन बनाना है, यानी वो हम जैसों का सफाया कर देगा। लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, इसीलिए वो आज लेटे आर्ट की तलाश में कैफे आया हुआ है। कैफे अंदर से खाली खाली सा था और कोई पुराना गाना बज रहा था, वो भी कोई पुराने ही डिवाइस में। क्या इसे ही लेटे आर्ट कहा जाता है, मैं नहीं जानता। वारू अपना कोट उतार के कैफे में बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पुरानी एक कॉफी मशीन पर जाती है, जिसको देख वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीज क्या है। उसको भी वो एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस समझ रहा था। कैफे का मालिक वारू से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। वारू कहता है कि उसे वही चीज चाहिए जो वो बना रहा है। वो उस मशीन में कॉफी पाउडर डाल के नीचे आग लगा देता है। वारू ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। मशीन के अंदर का पानी हीट से उबलने लगता है, जिससे कॉफी भी बनकर ऊपर की तरफ आ रही थी। ये चीज वारू को एकदम हैरान कर देती है। कैफे का मालिक उसे बताता है कि ये सिप-ऑन कॉफी मेकर है। वो बताता है कि हमारे यहाँ की रेगुलर कॉफी अच्छी होती है, लेकिन उनका कैफे इस तरह भी कॉफी बनाता है। इसके बाद वो उस कॉफी को वारू के बगल में बैठे उस आदमी के कप में सर्व कर देता है। और आज वारू को एहसास हुआ कि कॉफी और तरीकों से भी बनाई जा सकती है। अब इसके बाद वो आदमी वारू के लिए कॉफी मशीन से कॉफी बनाने लगता है, जिसकी आवाज कान को चुबा देने वाली थी। वारू को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कॉफी बनाने में इतनी नॉइज क्यों कर रहा है। अब इसके बाद वो आदमी वारू की कॉफी लेकर वारू के पास आ जाता है और उसकी कॉफी सर्व करके उसको इसे एंजॉय करने को कहता है। वारू उस कॉफी की फोटो ले लेता है क्योंकि ये कॉफी पांडा कॉफी थी, जैसी उसने शहर में अफवाहें सुनी थी। वाकई में ये कॉफी बहुत ही क्यूट थी। जैसा कि वारू हर बार करता है, वो इसकी मल्टीपल पिक्चर्स लेने लगता है, वो भी अलग अलग एंगल से। पर अब वारू सोचने लगता है कि इसे खा के पीऊं या पी के खाऊं। तभी उसके बगल वाला कॉफी पी भी जाता है, जो देख हिम्मत करके वारू एक घूंट गटकता है, जिससे पांडा थोड़ा खराब हो गया था। ये बात वारू को दिल पर लग जाती है। वारू कांपते हुए कप को वापस नीचे रख देता है और अपनी इस हरकत पे उसे पछतावा हो रहा था। यहाँ तक कि उसने बगल में बैठे उस आदमी को भी डरा दिया था। तभी उस कॉफी में भीगे उस पांडा के अंदर से आवाज आती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। अब धीरे धीरे वो पांडा खुलकर पूरी तरह गायब हो जाता है।
वारू की इस हरकत ने बगल में बैठे उस आदमी को भी एम्बैरेस कर दिया था। वारू रोते हुए अपने कप को वापस उठाता है और सिर्फ पांडा के लिए उस कॉफी को एक घूंट में ही पूरी पी जाता है। उसने बेचारे उस आदमी को भी डरा दिया था। खैर, वारू का ये पांडा के लिए सैक्रिफाइस देखकर उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसीलिए वो वारू के लिए एक और पांडा कॉफी ऑर्डर कर देता है। वैसे कॉफी में जो पांडा बनाया गया था उसी को ही लैटे आर्ट कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वारू बहुत सारा सामान लेकर कहीं जा रहा था। वो पांडा कॉफी की वजह से इतना परेशान हो गया था कि आज उसने इतना सारा सामान खरीद लिया जो कि इतने भारी है कि वारू को डर है कि कहीं उसके शोल्डर ही ना टूट जाए। बाय द वे, वारू किलो भर दूध लेके जा रहा है ताकि वो घर में खुद स्टोव पुडिंग और एलमंड जेली बना सके। स्टोव वाकई में अपने आप में ही बड़ा स्वादिष्ट खाना होता है, लेकिन राइस ग्रेटिन पास्ता और आलमंड राइस, इनकी तो बात ही अलग है। वैसे इन्हें उठाने में वारू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि वो पसीने से लथपथ हो गया है। वारू को अगले हफ्ते लगातार बहुत सारा काम करना पड़ेगा, इसीलिए उसे पक्का यकीन है कि उसे आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अच्छा यही रहेगा कि वो एडवांस में ही अच्छा खाना बना के रख ले, और जैसे ही उसका ये काम पूरा हो जाएगा वो ऊपर से उन्हें और अच्छा बनाने के लिए पांडा डेकोरेशन कर देगा। और ये आइडिया उसे पांडा कॉफी से ही मिला है, पर ये सब वारू ने कभी ट्राई नहीं किया है और इसीलिए वो जानता है कि वो इन सब कामों में फेल भी हो सकता है। इसीलिए आज उसने बहुत सारा दूध खरीद लिया है और इनको परोसने के लिए वो पांडा प्रिंटेड डिस्क का यूज करेगा, जो कि उसने किस्मत से जीत लिया है। किसी तरह वो अपने अपार्टमेंट तक तो पहुंच गया था, लेकिन अब जो उसके सामने बड़ी परेशानी खड़ी है, उसे ये भारी सामान इन सीढ़ियों से ले जाना होगा। देखने से ऐसा लग रहा था कि चलती हवाएं भी वारू को ऊपर जाने से रोक रही हैं। आज तो ये सीढ़ियां भी वारू को हमेशा से लंबी दिखाई दे रही हैं। अब वो कर भी क्या सकता था, वो बस इंसानों को गाली दिए जा रहा था। तुम अर्थ वालों, क्या तुम यहाँ एलिवेटर नहीं लगा सकते थे? वारू की चढ़ते हर एक कदम पर उसके कंधों पे रखा बैग और भारी होता जा रहा था। उसके हाथों से भी पकड़ छूटती जा रही थी। वारू किसी तरह अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच जाएगा, सबसे पहले वो स्टोव बनाएगा और अपने नए बर्तन में उन्हें सर्व करेगा। और आखिर इतनी कठिन चढ़ाई के बाद उसे अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी और आखिर किसी तरह वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंच जाता है। वारू ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने धरती पर कब्जा ही कर लिया हो और उसकी इन्हीं हरकतों को वो आदमी घूरे जा रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लाल चांद की रात में वारू अपने डेविल फॉर्म में रेड रेंजर से बचकर भाग रहा था। वारू उस पर अपनी पूंछ से हमला करता है, जिससे रेड रेंजर भी डगमगा गया था। अब उन दोनों में फिर से एक टकराव होता है, जिससे धरती भी फटने लगी थी। रेड रेंजर वारू पर मल्टीपल पंचेस की बारिश कर देता है, जिसको वारू इजीली डॉज कर पा रहा था। पर ये लड़ाई पिछले हफ्ते की है और आज वारू की छुट्टी है, इसीलिए वारू आज यहाँ चेरी ब्लॉसम देखने आया है, जिसे न जाने क्यों अर्थ वाले इतना पसंद करते हैं। लेकिन वारू की आज किस्मत ही खराब थी, क्योंकि चेरी ब्लॉसम का सीजन जा चुका है। वारू ने चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी इस तरह लंच पैक करने में, और लंच का आइडिया भी उसे टीवी से ही मिला था। वारू देखता है कि उस पेड़ के नीचे एक खूबसूरत छोटी बच्ची थी, जो कि गिरे हुए चेरी ब्लॉसम के पत्तों को इकट्ठा कर रही थी। अचानक वो लड़की वारू को घूरने लगती है और बस घूरती ही जाती है। वो लड़की पत्ते छोड़कर वारू का लंच पकड़ लेती है और उसे छीनकर उसका लंच खाने लगती है। वारू से पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कभी सिखाया नहीं कि अनजान लोगों की दी चीज कभी नहीं खानी चाहिए? वो लड़की सर हिलाकर कहती है कि सिखाया है। तो वो पूछता है कि क्या उसे बहुत भूख लग रही थी? वो सिर हिलाकर फिर से हाँ में जवाब देती है। अब वारू को फिर से इंसानों पर गुस्सा आ रहा था। अब उसका ह्यूमैनिटी को खत्म करने का इरादा और भी पक्का हो गया है। तभी वो लड़की वारू से पूछती है कि क्या वो उसका एक और राइस बॉल खा सकती है। वारू कहता है कि तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। वैसे वो लड़की वारू से पूछती है कि क्या वो यहाँ फ्लावर्स देखने आया था। वारू कहता है कि वो देखने तो आया था, लेकिन अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। वारू उस लड़की को टी बोतल के कप में चाय देता है ताकि वो चावलों को अच्छे से चबा सके। तभी वो लड़की अपने हाथ की मुट्ठी खोलकर चेरी ब्लॉसम गिराने लगती है। इनको देखकर वारू को अपने होम प्लेनेट के फ्लोरा प्लांट्स की याद आ गई थी, जिसके पत्ते तब तक पेड़ से चिपके रहते हैं जब तक वो पूरा पेड़ मुरझा नहीं जाता। लेकिन चेरी ब्लॉसम अपने पत्तों को बिखेर देता है। शायद यही देखने में इंसानों को मजा आता है। वारू को भी ये देखने में अलग सा सुकून मिल रहा था। अचानक वो देखता है कि उसके बगल में बैठी वो लड़की अचानक गायब हो गई है और उसकी जगह पर बहुत सारे चेरी ब्लॉसम गिरे हुए हैं। वारू को लगता है कि वो अपने घर चली गई है।
इसके बाद वारू कई दिनों तक लंच लेकर यहाँ वापस आया, इस उम्मीद में कि वो लड़की उसे वापस दिखाई देगी। लेकिन उस दिन के बाद से ही वो उसे कभी नहीं मिली। लेकिन वारू को यकीन है कि अगली साल जब चेरी ब्लॉसम वापस आएगा तो वो लड़की उसे वापस दिखाई देगी। अब इसके बाद हमें पिंक को दिखाया जाता है, जो अपने पिंक रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। उसका इकलौता एक मकसद है एविल लीग को खत्म करना, जिनका मकसद धरती पर कब्जा करना है। ऐसा कोई दिन नहीं था जब पिंक रेंजर को इनसे लड़ना ना पड़ा हो। उसका एक मुक्का ही काफी है एलियंस को हवा की सैर कराने के लिए। लेकिन अब वो थक चुकी है। इस फुल टाइट बॉडी सूट से हर दिन जैसे एक ही फाइटिंग स्टाइल से हम देखते हैं कि पिंक रेंजर अपने रूम में डिप्रेस होकर मैजिकल गर्ल्स का टीवी शो देख रही थी। असल में सच तो ये है कि पिंक को कभी पिंक रेंजर बनना ही नहीं था। वो तो हमेशा से मैजिकल गर्ल बनना चाहती थी। इस पर उसको खुद पर शर्म भी आती है, लेकिन वो चाहकर भी ये भुला नहीं पा रही। अब एविल्स को खत्म करके वो वापस आ रही थी, जहां उसे रास्ते में मैजिकल गर्ल्स के पोस्टर लगे दिखाई देते हैं। स्टिल वो रियलाइज करती है कि वो इसके लिए फिट नहीं है। अब घर पहुंचने के बाद वो रियलाइज करती है कि उसने जो अपने पर्स में मैजिकल गर्ल्स का की चेन रखा हुआ था वो कहीं खो गया है। वो शायद उसने शॉपिंग करते वक्त गिरा दिया था। अब यही सी वक्त ब्लू भी रेड को लेने जा रहा था, बिना ब्लैक का यहाँ इंतजार किए। पर जाने से पहले वो पिंक से पूछता है कि वो क्या कर रही है, जिस पर उसका रिएक्शन थोड़ा कोल्ड था। वैसे ब्लू पिंक से पूछता है कि आज उसने ग्लासेस लगाए हैं। पिंक उसे अपने काम से काम रखने को कहती है, लेकिन असल में वो ये नहीं चाहती कि ब्लू को पता चले कि वो मैजिकल गर्ल्स की बहुत बड़ी फैन है। उसे डर है कि ब्लू उसका मजाक उड़ाएगा। इस पर ब्लू आज भड़क जाता है क्योंकि पिंक उससे कभी प्यार से बात नहीं करती। तो पिंक भी उससे कह देती है कि अगर उसे क्यूटनेस ही चाहिए तो रेड से जाके बात करे, वो बहुत क्यूट है। और ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गुस्सा तो ब्लू को भी आ रहा था, लेकिन तभी वो दोनों बच्चे ब्लू के पैर पर जोर से मारते हैं, क्योंकि आगे जो ब्लू कहने जा रहा था वो दोनों के लिए ही, पिंक और ब्लू के लिए ही अच्छा नहीं था। वो दोनों ब्लू से कहते हैं कि उसे अपना मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, और वो फिर से ब्लू के पैर पर मार के वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे ब्लू अपने घुटनों पर आ गया था। वो पिंक से पूछना चाह रहे थे कि इस वक्त वो बाहर क्यों जा रही है। ये वक्त ब्लैक की पेट्रोलिंग का है और रेड को भी लेने ब्लू जा रहा है, वरना फिर से वो कहीं खो जाएगा। पिंक इन बच्चों को भरोसा दिलाती है कि वो कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी। अब बाहर आकर वो अपना की चेन ढूंढने लगती है। वैसे जो ब्लू ने कहा था वो खुद भी जानती है कि वो बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। खैर, वो भाग के वहाँ जा रही थी जहाँ उसे लगता है कि की चेन वहीं कहीं गिरा होगा, लेकिन वहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। उसे ढूंढते ढूंढते वो पार्क पहुँच चुकी थी। वहाँ एक बेंच पर एक बिल्ली सो रही थी। वो उसे परेशान तो नहीं करना चाहती थी, पर जैसे ही वो उसके पास जाती है उसकी नींद टूट जाती है। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली को भी गुस्सा आ रहा है। खैर, वो बेंच के नीचे भी चेक करती है, पर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब तो वो शॉप भी करीब आ चुकी थी जहाँ से उसने शॉपिंग की थी। उसने लगभग हार ही मान ली थी, लेकिन आखिरी बार एक उम्मीद से वो पुलिस स्टेशन जाके चेक करती है। लकीली उसे अपनी की चेन वापस मिल गई थी। अभी अभी ये की चेन किसी ने पुलिस स्टेशन में आकर दिया था, और अभी अभी वो यहाँ से गया है तो वो ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा। पिंक ये सुनते ही उस आदमी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। पुलिस वाला चिल्लाकर उसे बताता है कि वो लंबा था और उसने कोट पहना हुआ था। इधर रेड भी घर वापस आ चुका था और वो दोनों बच्चों को बताता है कि आज वो खुद अपने दम पर वापस आया है। पर वो दोनों रेड से चिपक जाते हैं और बोलते हैं कि अगर आज पिंक क्रिमिनल बन गई तो इसका पूरा जिम्मेदार ब्लू होगा। ये बात ब्लू भी सुन रहा था, जिसके पेट में किसी वजह से दर्द हो रहा है। रेड उसे कहता है कि उसे बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, पर जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे वो खुद ब्लू था, क्योंकि अब तक उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और किसी की वजह से उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। शायद रेड ने उसे बाहर कुछ उल्टा सीधा खिला दिया था। वैसे ये दोनों छोटे सोच रहे थे कि उन्हें ब्लैक को कह देना चाहिए पिंक को वापस घर लाने के लिए, पर ब्लू मना कर देता है, क्योंकि अगर वो 10 मिनट में वापस नहीं आई तो वो खुद बाहर जाएगा पिंक को ढूंढने के लिए। इधर पिंक भी अब तक उस आदमी को ढूंढ रही थी, पर इतनी देर खोजने के बाद भी अब तक वो उसे मिला नहीं है। तभी उसे एक गली में एक आदमी दिखाई देता है। जैसा पुलिस वाले ने बताया था वो लंबा था और उसने कोट पहना हुआ था। पिंक को यकीन हो गया था जिसको वो ढूंढ रही है वो यही है। वो हमारा वारू ही था जिसको पिंक रुकने को कहती है और अपना कीचेन दिखाकर उससे पूछती है कि क्या उसी ने ही ये पुलिस स्टेशन पहुंचाया था। वारू कहता है कि हाँ, और अगर तुम ही ओनर हो तो तुम इसे रख सकती हो। पिंक उसका शुक्रिया अदा करती है।
वारू कहता है कि उसे अपनी उन चीजों को संभाल के रखना चाहिए जो उसके लिए खजाने से बढ़कर है, मिस मैजिकल गर्ल। और ये कहकर वारू वहाँ से चला जाता है। लेकिन पिंक को ये बात टच कर गई थी कि वारू मैजिकल गर्ल्स के बारे में जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसे जज नहीं किया, बल्कि वो इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जो वो हमेशा से चाहती थी कि लोग उसे रेंजर ना कहकर उसे मैजिकल गर्ल के नाम से पहचाने। अब जब पिंक अपने की चेन को पहले से ज्यादा संभाल कर वापिस घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे ब्लू मिल जाता है, जो उसको ढूंढने ही बाहर निकला था। उसे देख पिंक अपने की चेन को वापस छिपा लेती है। ब्लू से कहता है कि उसे ये वक्त बाहर नहीं घूमना चाहिए, इस वजह से सबको उसकी चिंता हो रही थी। वैसे वो उससे पूछता है कि क्या उसे वो चीज मिल गई जिसे वो ढूंढ रही थी, जिसका जवाब उसे हाँ मिलता है और ये सुन उसे खुशी भी होती है। अब वो पिंक के स्लीव्स को खींचकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जो चीज पिंक को पसंद नहीं आती, बट इस बार वो ओवर रिएक्ट नहीं करती। इसके अगले दिन हम वारू को देखते हैं, जो सुबह सुबह कहीं जा रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वारू का मकसद इंसानों को खत्म करके धरती को उनका होम टाउन बनाना है, लेकिन आज उसका ऑब्जेक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट पांडा है। अभी से कुछ देर पहले जब वो पांडा देखने जू गया था, न जाने उसके अंदर कैसा एडिक्शन है, वो पांडा को खाते देखता है, उसे चढ़ते देखता है, उसके क्यूट तरीके से गिरने पर उसे मजा आता है। वो बस पांडा को देखकर घंटों घंटों बिता सकता है, और जब पांडा उसकी तरफ देखकर हाथ वेव करता है, उसका दिल जोरों से धक धक करने लगता है। उसे रियलाइज हो गया है कि वो इस क्रिएचर का सामना नहीं कर पाएगा। वैसे जब वो धरती पर पहली बार आया था, तब तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज जब वो घूम रहा है तो उसे चारों तरफ पांडा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उस एनिमे के पोस्टर पर भी पांडा है, जो कि धरती के इंसानों के बीच बहुत पॉपुलर है। वैसे ये उसी एनिमे का पोस्टर है जिसे पिंक पसंद करती है। इसमें जो पांडा है उसके पंख लगे हुए हैं, जो कि वारू को नॉर्मल पांडा से ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते वारू मार्केट पहुंच गया था, जहां बहुत जल्द पांडा फेयर होने वाला है, जिसका बच्चों के बीच दबा के प्रमोशन भी किया जा रहा है। इस बीच हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई पांडा प्रोडक्ट्स खरीदता है तो उसके बदले में उन्हें स्टैंप मिलेंगे। बच्चों के साथ वारू भी उस लाइन में लग जाता है। वहाँ पर एक पांडा बच्चों के साथ हाथ मिला रहा था, लेकिन जब वारू की बारी आती है और वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो वो हाथ मिलाने की जगह उसे एक पेपर देता है। डीओ साहब हमको तंग किया गया। फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार हमको बाबू सब बाबू लोग आकर के तंग मेरा किया गया। बाबू मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया देखो, तंग किया। बताओ, इस सवाल का हमको जवाब पूरा है, मीडिया तंग किया इस है। सवाल का जवाब है, जनता पूरा दुनिया आप ही जिसमें वो 10 पांडा स्टैम्प कलेक्ट करके उसे किसी प्राइस से एक्सचेंज कर सकता है। वारू उसे ले लेता है। इसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, और वारू के चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी थी। अब सबसे पहले वो एक ब्रेड शॉप पर जाता है, जहाँ पांडा फेयर का प्रमोशन चल रहा था। उधर वो एक गोल पांडा ब्रेड खरीदता है, जिसे देख वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसे खाना शुरू कहाँ से किया जाए, क्योंकि इसमें कहीं कॉर्नर ही नहीं है। वहाँ वो एक पांडा डोनट भी देखता है, जिसके होल से उसे पांडा सैंडविच दिखाई देता है। इसे देख वो इमोशनलेस वाला एक्साइटेड हो गया था। तभी उस दुकान की मालकिन वारू से बोलती है कि वो उसकी पसंद के हिसाब से उतना मोटा ब्रेड काट देंगी। वारू को लगता है कि ये उसे धमकी दी जा रही है, जो सुन वो बहुत ही गुस्सा हो गया था। फिर वो दूसरी तरह से सोचता है कि ऐसे करने से तो उसके पास बहुत सारे पांडा हो जाएंगे, जो सोच वो शैतान की तरह हंसने लगता है। अब ब्रेड लेकर वो वहाँ से निकल जाता है और चाइनीज डेली की दुकान पर पहुँचता है, और वहाँ से भी वो पांडा प्रोडक्ट्स खरीदता है। इसी तरह ग्रोसरी शॉप में भी वो अपने बकेट में बहुत सारा सामान रख लेता है। ऐसे ही कई दुकानों पर जाकर उसने अपना बैग पांडा फूड से भर लिया था, और अब सिर्फ उसे पांडा प्राइस के लिए बस एक स्टैंप और चाहिए, और उसको भी कलेक्ट करने के बाद वो उसी मार्केट में आ जाता है जहाँ पांडा फेयर चलने वाला था। लेकिन अब यहाँ उससे भी बड़ी परेशानी आ गई थी। जब वारू अपना स्टैंप काट देता है तो वो मैडम वारू को 6 ऑप्शन देती है एक पांडा प्राइस चुनने के लिए। अब एक पांडा प्राइस चुनना वारू के लिए बहुत ही मुश्किल था। वारू तय ही नहीं कर पाता कि उसे क्या लेना चाहिए। मैडम भी बस उसकी सूरत देखी जा रही थी। अब बहुत वक्त लगाने के बाद वो एक बार सोचता है कि उसे पांडा कलर पेंसिल ले लेनी चाहिए, पर फिर वो रुक जाता है और आखिर में वो पांडा मग लेने का डिसाइड करता है। अब इसके बाद वो वापस घर लौट आता है। आज उसका फ्रिज पूरी तरह पांडा फूड से भर गया था, जिसका उसे कोई पछतावा नहीं बल्कि उसे खुशी है। अब अगले दिन की सुबह वारू की छुट्टी थी,
और हर दिन के काम की वजह से उसे घर के कामों के लिए वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए आज उसने डिसाइड किया है कि वो होम क्लीनिंग करेगा। वैसे वारू को होम क्लीनिंग आती तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक उसने सुना है कि वैक्यूम को आगे पीछे करने से वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ज्यादातर इसका ढंग से यूज घर के कोनों में किया जाता है, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा धूल जमी रहती है। अब सफाई करते दौरान वारू का सोफे पे रखा पांडा नीचे गिर जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि वारू उस पर ध्यान तो देता है, पर वो अपनी सफाई को कंटिन्यू रखता है और हाथ धोकर उसे अपनी जगह वापस रख देता है। अब इसके बाद वो अपना कबर्ड चेक करता है, जिनमें रखे कपड़ों की हालत बहुत खराब थी, पर घर में डिटर्जेंट भी खत्म हो गया है। इसीलिए वो कबर्ड में वो फालतू सामान देख रहा है जिसे वो घर से बाहर फेंक सकता है। वहाँ पांडा चॉकलेट्स के डिब्बे रखे हुए थे जो कि खाली थे। वारू उन्हें वापस कबर्ड में ही रख लेता है, क्योंकि इनके साथ कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अब घर के शीशे साफ और वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद वारू एक छोटा सा ब्रेक लेने का डिसाइड करता है, जहां वो पांडास की वीडियो ही देखने वाला है। तभी वारू देखता है कि जू कीपर नाम के चैनल ने पांडास पर एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है, जिसको देखने में वो इतना मग्न हो गया था कि वो भूल गया था कि उसने कपड़े वॉशिंग मशीन में भी डाले हैं, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा था। तो वारू कपड़े सुखाने के बाद बाहर घूमने आ गया है। तभी उसके बगल में एक बिल्ली आके बैठ जाती है, जिसको देख वारू हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही क्रिएचर है जिसका नाम बहुत लंबा है और धरती पर इसे कैट कहा जाता है। यहाँ तक इसके एटीट्यूड और चार्म की वजह से इंसान इसके प्यार में पागल हो चुके हैं। वारू यहाँ सोच रहा था, अगर वो इन क्रिएचर्स को अपनी तरफ लाने में कामयाब हो गया तो वो इसका इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ कर सकते हैं। और इस बिल्ली का रंग भी पांडा के सिंबल को दर्शाता है। वारू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, बल्कि वो दूसरी तरफ मुंह और फेर लेती है। वारू यहाँ कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि बिल्ली इंसानों के साथ तो बहुत अच्छी होती है। फिर उसे समझ आता है कि वो यहाँ नया है, शायद उसके बात करने का तरीका ठीक नहीं था उससे, जो यहाँ बहुत सालों से रह रही है। अब वारू से और इज्जत देते हुए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसे इग्नोर कर देती है। पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसने उसका थोड़ा तो अटेंशन पा लिया था, जिस पर वो इंसानों को चिढ़ा भी रहा था। तभी वो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करने लगती है और फिर वारू को समझ आता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है कि वो भूल गया था कि इन क्रिएचर्स की लैंग्वेज उनसे अलग होती है। वारू की नजरों में उस बिल्ली के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब तक वो वारू की बकवास सुन रही थी, जबकि बिल्ली को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। अब वारू भी अपने पे विश्वास रख के बिल्ली से उसकी ही भाषा में बात करने की कोशिश करता है, यानी वो भी अब म्याऊ म्याऊ करने लगता है, जिस पर इस बार बिल्ली भी उसे रिस्पॉन्ड करती है। वारू की ये हरकतें पिंक भी पेड़ के पीछे छिपके देख रही थी, जो कि यहाँ पेट्रोलिंग पर आई थी, और वारू की ये क्यूट हरकतें देख वो किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल कर पा रही थी। अब इसके अगले हफ्ते वारू के एक और छुट्टी वाले दिन वारू सुपरमार्केट से घर जाते वक्त एक पार्क में रुक गया था, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। यहाँ बेंच पर बैठकर वो उसकी खींची पांडास की फोटो को देख वो टाइम पास कर रहा था। तभी उसका ध्यान पार्क में बैठे दो बच्चों पर जाता है, जो ओरिहिमे और हिकोबोशी की बात कर रहे थे। ये शायद किन्हीं दो शख्स का नाम है। ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि ओरिहिमे और हिकोबाशी इस साल भी नहीं मिल पाएंगे। हमारी तरह वारू भी नहीं जानता कि आखिर ये दोनों नाम है किसके और आखिर ये दोनों मिल क्यों नहीं पाएंगे। वारू इन दोनों बच्चों की मदद नहीं कर सकता। फिर भी इन दोनों के बीच चल रही ये बातें वारू का अटेंशन ग्रैब कर रही थी। वैसे ओरिहिमे और हिकोबाशी इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी मुलाकात के दिन हमेशा बारिश हो जाती है। वो लड़की उस लड़के को समझाती है कि शायद इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि ये साल मौसम बहुत साफ रहा है। पर वो लड़का बताता है कि वेदर रिपोर्ट के हिसाब से 7 तारीख को पक्का बारिश होने वाली है। वारू इन बच्चों के बातों के पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, जैसे ये लोग 7 तारीख को कंसंट्रेट कर रहे हैं, यानी कि ओरिहिमे और हिकोबाशी 7 तारीख को मिलने वाले हैं। पर हर साल उस 7 तारीख को बारिश हो जाती है। तो वारू का सोचना था कि फिर तो इन्हें किसी और दिन ही मिल लेना चाहिए। यही एक तरीका है जो उसके हिसाब से काम करना चाहिए। वैसे वो किसी और दिन इसीलिए भी नहीं मिल पाते क्योंकि वो अपना सारा वक्त काम ना करके मजे करने में उड़ा देते हैं। इसीलिए उस लड़के के हिसाब से उन्हें वही मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं, और ऐसा ही उसके पेरेंट्स के साथ भी है। वैसे इस लड़के का नाम हिबिकी है और हमें पता चलता है कि ये 7 तारीख को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी वो अपने पेरेंट्स से अलग होकर बहुत दूर रहने वाला है। ये सुन वो लड़की दुखी हो जाती है और वो कहती है कि वो उसे गुड बाय करने जरूर आएगी। वो उसे आने को मना कर रहा था क्योंकि उस दिन बारिश होने वाली है,
जिससे वो भीग भी सकती है, लेकिन वो भी जिद पकड़ के बैठी हुई थी। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो ओरिहिमे नहीं है, तो अगर बारिश भी हो रही हो तो वो उसे देखने आ सकती है। तो वो पूछता है कि क्या ये चीज मुझे हिकोबाशी बनाती है, तो वो कहती है कि इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। खैर, वो कहता है कि उसके आने से उसे कोई दिक्कत नहीं, पर अभी उसे घर वापस जाना होगा, वरना घर पर उसकी ढंग से कुटाई हो जाएगी। वो उसे उसका गेमिंग कंट्रोलर वापस दे देता है, लेकिन वो चाहती थी कि हिबिकी ही इसे रख ले। उसके भाई के पास भी ऐसा ही एक गेम है, वो उसका इस्तेमाल कर लेगी, पर हिबिकी मना कर देता है क्योंकि ये उसे किसी ने तोहफे में दिया था और उसकी भी इच्छा है कि कोई उसे भी ऐसा ही एक गिफ्ट दे। अब इसके बाद हिबिकी अपने घर के लिए निकल जाता है। वो लड़की उससे वादा करती है कि 7 तारीख को वो उससे मिलने जरूर आएगी, जो सुन उसे भी खुशी होती है। अब शाम के वक्त ओनाहारा शॉपिंग मार्केट से वारू वापस आ रहा था। हालांकि अब तक उसे ये पता नहीं चल पाया कि ओरिहिमे और हिकोबाशी आखिर ये दोनों हैं कौन। तभी रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर ओरिहिमे और हिकोबाशी की पिक्चर बनी हुई थी। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जापान में ये कोई फेमस कहानी होगी। तभी उस दुकान की ओनर बाहर आती है और वारू से पूछती है कि क्या उसे भी एक पर्चा लिखना है। वो उसे एक पेपर और पेन दे देती है, लेकिन वारू को पता ही नहीं कि आखिर उसे लिखना क्या है और उसे लिखना भी क्यों है। वो ओनर ये देख हैरान हो गई थी कि वारू तेंजाकू के बारे में नहीं जानता। वो ओनर बताती है कि लोग अपनी इच्छा को इस पेपर पे लिख के इस उम्मीद से बैम्बू ट्री पर लटकाते हैं कि उनकी इच्छा पूरी होगी। वो बताती है कि वो उसके ऊपर कोई भी इच्छा लिख सकता है, जैसे पूरी दुनिया में हमेशा शांति बनी रहे, या तो वो अपने परिवार की हेल्थ की भी इच्छा मांग सकता है। वैसे वारू को इच्छा मांगने के लिए उस पर सोचने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही जानता है कि उसे क्या चाहिए, इंसानों का खात्मा। तभी वो ओनर वारू को एक स्नैक देती है जो कि फ्री था। वारू जब उसे खाता है तो वो उसे स्वादिष्ट लगता है। वैसे वारू ने अपनी विश को लिख दिया था, जिसको अब वो पेड़ पर भी लटका देता है। अब दुकान से वही स्नैक लेकर वारू वापस चला जाता है। अब यहाँ सीन आता है सीधा 7 तारीख के दिन पर, जहाँ आज सच में बारिश हुई थी। खैर, हिबी के ग्रैंड पेरेंट्स उसे लेने उसके घर आ चुके हैं, पर हिबिकी अभी भी यहाँ किसी की राह देख रहा था। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो रेनकोट पहनकर छाता लेकर हिबी की तरफ ही आ रही थी। उसको देख हिबिकी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी और फिर हमें पता चलता है कि वारू की विश भी यही थी कि ये दोनों 7 तारीख को जरूर एक दूसरे से मिल सके। इधर हम वारू को देखते हैं जो आज भी वही स्नैक खा रहा है। अब सीन जाता है रेड पर और वो भी तेंजाकू ही लिख रहा था, पर उसने बाकियों से ज्यादा तेंजाकू लिखी हुई थी, जिसमें वो वर्ल्ड पीस और लोगों की गुड हेल्थ की विश कर रहा था। तभी वो दोनों अचानक आकर रेड को डरा देते हैं। वो रेड से पूछते हैं कि अब वो और कितने तेंजाकू लिखने वाला है। आखिरी लिखा उसका 12वां तेंजाकू था। वैसे उनके हिसाब से तो रेड को बस एक चीज की ही विश करनी चाहिए। वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि उसे डायरेक्शन के मामले में थोड़ा दिमाग मांग लेना चाहिए। रेड उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो ऐसा है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। रेड जैसा है वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। वैसे रेड ने सबसे पहले इसके बारे में ही सोचा था, लेकिन ब्लू ने ये विश पहले से ही 5-6 तेंजाकू में मांग ली है। साथ ही उसने अपने पेट दर्द के ठीक होने की भी विश मांगी है। पिंक ने एकेडमी में अच्छा स्कोर करने की विश मांगी है। मुगी ने अपने लिए टेस्टी आइसक्रीम मांगी है और सोरा को भी टेस्टी क्रीपी चाहिए। ब्लू ने एक और विश मांगी है कि उसका 5% पेट का दर्द पिंक को मिल जाए। इसीलिए पिंक ने भी एक और विश मांगी है कि ब्लू के पेट के दर्द की दवा और भी कड़वी हो जाए। रेड की इच्छा सबकी खुशी है। वो चाहता है कि दुनिया से लड़ाई खत्म हो जाए, जो भी किसी बीमारी से पीड़ित हो उन सब का इलाज हो जाए और मुगी और सोरा भी अच्छी सेहत के साथ बड़े हो जाए। तो अब वो दोनों भी एक विश और लिखते हैं कि ब्लू के पेट का दर्द ठीक हो जाए। वैसे आज वारू बीच पर आया हुआ है, जहां वो चुपचाप बैठकर आ रही डायरेक्ट सनलाइट ले रहा था। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और रेत को इकट्ठा कर उसके साथ खेलने लगती है। वारू उसको देखकर उसकी तरह करने लगता है और उसने उस लड़की से भी बड़ा टीला बना दिया था, इसीलिए वो उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। पर वो देखता है कि वो लड़की अपने टीले को खोद रही है और अपने हाथ को उससे आर पार कर देती है। वारू ये देख हैरान हो गया था, जिसके बाद अब वो लड़की उसे देख मुस्कुराने लगती है। वारू ये देख चिढ़ गया था और अब वो भी अपने टिले को तेजी से खोदने लगता है और वो भी अपने हाथ को टिले से आर पार कर देता है। और अब जब वो खुश होकर उस लड़की की तरफ देखता है तो अब तक वो टेम्पल बना चुकी थी। वारू एक बार फिर हैरान हो जाता है और इसी तरह इन दोनों के बीच कंपटीशन चलता रहता है
और यही करते करते दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। अंधेरा होने से पहले बहुत से लोग बीच से वापस जा चुके थे, लेकिन ये दोनों अब तक रेत में खेल रहे थे और कुछ देर के वक्त के बाद उन दोनों का मास्टरपीस भी तैयार हो गया था। दोनों का ही एक से बढ़कर एक था और इसे बनाने में इन्होंने जो मेहनत की है वो उनके चेहरे के स्माइल पर साफ साफ झलक रही थी। जब तक समुद्र की लहर ने उन दोनों के कैसल को तबाह नहीं किया था, उनके सामने ही उनकी मेहनत पानी में मिल जाती है। वारू तो निराश हो गया था, लेकिन वो लड़की हौसला देती है कि वो दोनों ये फिर से बना लेंगे। अब वारू भी खुश होकर कहता है कि अगली बार वो इससे भी बेहतर बनाएंगे। इसके बाद हमें ट्रिगर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो एविल लीग का हायर अप है। ट्रिगर हर दिन धरती पर रेंजर्स का सामना करता है अपने होम प्लेनेट के लिए, बट उसे परेशानी है तो इस आदमी से। ये दोनों रेंजर्स से घिरे हुए थे और ट्रिगर यहाँ सोच रहा था कि लोग इसे जनरल कहते हैं, लेकिन उसे नहीं लगता कि वारू में ऐसी कोई खास बात है भी जो उसे जनरल के टाइटल के लिए लायक बनाती है। वो एक दिन सबको दिखा देगा कि वो वारू से कई गुना बेहतर है। अब रेंजर से हुई लड़ाई के बाद वो दोनों घर वापस जा रहे थे। ट्रिगर को वारू पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लोग इंसानों के बीच से घर जा रहे हैं। वारू से कहता है कि वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप मार के नहीं जा सकते, इससे लोगों का अटेंशन उनकी तरफ आ जाएगा। ट्रिगर उसे याद दिलाता है कि उनके पास वॉर्प गेट्स हैं, पर वो भी मेंटेनेंस के लिए गए हुए हैं, जिस पर ट्रिगर निराश हो जाता है और गुस्से में वारू से कहता है कि उसकी किस्मत है कि वो वारू के साथ घूम रहा है। वैसे ट्रिगर सोचता है कि आखिर वो बाल कहाँ गए, आखिर वो डरावना ताकतवर जनरल कहाँ गया। वारू ने अपना होलिया एक अच्छे आदमी जैसा बना रखा है। तभी वारू अचानक रुक जाता है और घबराते हुए ट्रिगर को उधर देखने को कहता है। ट्रिगर भी चौकन्ना हो गया था, पर फिर हमें पता चलता है कि वारू तो उसे पांडा क्रिप्स दिखा रहा था। ये देख ट्रिगर बहुत कंफ्यूज हो गया था। वारू उसे फिर दिखाता है, अरे वो देखो पांडा क्रिप्स। पर ट्रिगर को नहीं समझ आ रहा कि वो इसका करे क्या। वारू हैरान था कि पांडा की क्यूटनेस का असर ट्रिगर पर नहीं हो रहा। ट्रिगर चिल्लाकर उसे उसकी ओर ऐसे देखने से मना करता है। उसकी गलती नहीं है कि उसे समझ नहीं आ रहा। वारू उस शॉप पर जाता है और एक पांडा क्रिप ऑर्डर करता है। यहाँ चालाक ट्रिगर सोच रहा था, ओह अच्छा, जनरल को क्रिप्स पसंद है, यानी ये मीठा खाने के शौकीन है। कितनी शर्म की बात है, जब हमारे जूनियर्स को ये पता चलेगा तो जनरल की इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ जाएंगी। तभी वारू ट्रिगर को बुलाता है और उसे ये क्रिप्स पकड़ने को कहता है, क्योंकि वो खुद इसकी अच्छी फोटो नहीं ले पा रहा था। वारू क्रिप्स को ट्रिगर के हाथों में पकड़ाकर उसकी अच्छी फोटो लेने लगता है, जिस पर ट्रिगर फिर से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि फोटो खींचने से पहले उसने बताया ही नहीं कि वो फोटो लेने वाला है। ट्रिगर को फोटो लेने से पहले उसे अपने बाल ठीक करने थे और वो रेडी भी नहीं था। वारू उसे परेशान होने से मना करता है, क्योंकि उसने सिर्फ क्रिप्स की ही फोटो ली है। पर ट्रिगर का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। वो उसे उसका मुंह बंद कर इसे जल्दी खाने को कहता है। वारू भी अपनी क्रिप वापस ले लेता है। फिर अचानक ही वारू कांपना शुरू कर देता है और अजीब तरह से परेशान होने लगता है। असल में अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वारू इसे खाना तो चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे बुरा भी लग रहा है और वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहा कि वो शुरू कहाँ से करे। ट्रिगर पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वारू के साथ रहकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वारू उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, पर ट्रिगर भी क्या जवाब दे, उसे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। वो कहता है कि अगर हमें जल्दी हेडक्वार्टर पहुंचना है तो इस वाहियात चीज को जल्दी से खा के खत्म करो। तो वारू भी उसकी बात मान लेता है और अपना डिजर्ट खाना शुरू करता है। ट्रिगर ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो इतना ज्यादा हिट करता है उसकी ऐसी भी कोई साइड उसे देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसी साइड को तो वो जानना भी नहीं चाहेगा। वारू कहता है कि उसे अपनी छुट्टी ऐसे ही बिताना पसंद है और अगर छुट्टी के दिन गलती से भी तुम मुझे देख लेते हो तो प्लीज मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मुझे अपनी छुट्टी अकेले बिताना पसंद है। ट्रिगर पूरी तरह उबल जाता है, क्योंकि इस जैसे से तो कोई बात करना भी नहीं चाहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जब इसके आगे के और एपिसोड्स रिलीज हो जाएंगे तो इस चैनल पर आपको अगला पार्ट वक्त पर मिल जाएगा।